गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज यू कैम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपसय सूचक यौगिक। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम 2 वीडियो लेक्चर पहले बना चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 3 के वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि उपसय सूचक यौगिकों के IUPAC नामकरण के क्या नियम हैं, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी किसी उपसय सूचक यौगिक का हमें IUPAC नाम लिखना हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो लेक्चर को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको बता रहा हूं, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 4, उसमें हम पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसके नोट्स जो हैं अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, पूरा ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आज से हम जो भी वीडियो लेक्चर आपको करवाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी PDF फाइल के रूप में। तो वो आप PDF फाइल को डाउनलोड करके वो क्वेश्चंस नोट कीजिए और वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से देखने के बाद देखिए कि आप वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट को कितना सॉल्व कर पाते हैं। अगर 100% सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उपसय सूचक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम यानी IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसय सूचक यौगिक क्या होते हैं ये मैं आपको लेक्चर सेकंड में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 2 का जो लिंक मिलेगा उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, तभी आपको बेसिक कंसेप्ट जो है लेक्चर नंबर 2 में, लिगेंड क्या होती है, सेंट्रल मेटल क्या होती है, इन यौगिकों को उपसय सूचक यौगिक क्यों कहा जाता है, व्हाई दिस कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, ये एक मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। कॉम्प्लेक्स यानी संकुल, जिसे हम उपसय सूचक यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए, ये है CO NH3 SO4। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी एक उपसय सूचक यौगिक है। अब किसी भी उपसय सूचक यौगिक का हमें जब IUPAC नाम लिखना हो तो सबसे पहले हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि उपसय सूचक यौगिकों में एक जो एंटिटी होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस एंटिटी को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं समन्वयी मंडल। समन्वयी मंडल या उपसह संयोजक मंडल। उपसह संयोजक मंडल, उपसह संयोजक मंडल। इंग्लिश में इस एंटिटी को जो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होती है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है एंटिटी, जिसको आपने क्या बोला हिंदी में? समन्वयी मंडल या उपसह सूचक मंडल, और इंग्लिश में क्या बोला? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सबसे पहले जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं मेटल या सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। यानी सबसे पहले किसी धातु का सिंबल, यहाँ पे मेटल का सिंबल लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मेटल है कोबाल्ट, और उसके बाद जो यहाँ पे स्पीसीज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NH3, इसको बोला जाता है लिगेंड। अब लिगेंड क्या होती है, वीडियो लेक्चर सेकंड में मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लेक्चर सेकंड का लिंक मिलेगा, वहां आप ये नॉलेज ले सकते हैं कि लिगेंड क्या होती है। तो यहाँ पे इसके बाद जो एंटिटी होती है उसको बोलते हैं लिगेंड, और आप जानते हैं कि इन कंपाउंड्स में इस मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसय सूचक बंध होता है। और एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं तो लिगेंड ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है जो अपना लोन पेयर
यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को प्रदान कर उसके साथ उपसहसुजक बंध बना लेती है। यानी लिगेंड क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज which donate its lone pair of electron to the central metal and form coordination bond with it। अब इस मंडल का नाम उपसहसंयोजक मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसीलिए है क्योंकि इन कंपाउंड्स में इस मेटल और इस लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। तो समझ गए होंगे आप बात। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो एंटिटी ब्रैकेट के बाहर है, जैसा यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रैकेट के बाहर ये है SO4। क्या है ब्रैकेट के बाहर? SO4। ब्रैकेट के अंदर है ये कोबाल्ट और NH3, ये मेटल और ये लिगेंड। तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है एंटिटी उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बोला जाता है हिंदी में आयनिक मंडल। आयनिक मंडल यानी आयनिक स्फीयर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल कहते हैं, जिसमें एक मेटल होती है और एक लिगेंड, और मेटल लिगेंड से उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित रहती है। ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं आयनिक मंडल। अब देखिए ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है, एक बार मैं यहां पे दोबारा इसको लिख देता हूं, CO NH3 SO4। तो ये जो है इसका, ये है समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल, जिसमें कोबाल्ट है और 6 NH3 हैं जिसे हम लिगेंड बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है? ये ब्रैकेट के बाहर है SO4। अब अगर हमें इस उपसहसंयोजक यौगिक, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनित करना हो, यानी अगर हम इसे जल में डालें, वाटर में डालें, तो ये किस प्रकार से आयनित होगा, किस प्रकार से आयोनाइज होगा? तो देखिए इसे आयनित करने के लिए आपको क्या करना है? ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है, यानी जो आपका, इसको हम कह रहे हैं आयनिक मंडल, इसमें सल्फेट है, तो आप उससे पहले आयनित करके लिखिए। सल्फेट पर आपको पता होगा चार्ज क्या होता है? -2। तो ये हमने यहाँ पे लिखा SO4 -2। अब ये ब्रैकेट यानी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया CO NH3 6, और क्योंकि इस आयन पे चार्ज -2 है तो इस पे चार्ज क्या होगा? +2। तो कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसमें दो मंडल होते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो होता है आयनिक मंडल। अब देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहां पे जो ब्रैकेट वाला स्फीयर है इसको आपने क्या बोला है? समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर आयन है, जैसे ये इस पर प्लस का चार्ज है तो ये धनायन है, कैटायन है, इस आयन को हम बोलते हैं संकुल आयन, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये वाला जो आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है जो ब्रैकेट के अंदर है। कौन सा आयन है ब्रैकेट के अंदर? CONH3 + 2। और जो आयन ब्रैकेट के बाहर है यानी ये आपका आयनिक मंडल है। तो आयनिक मंडल में जो आयन होता है उसे हम सरल आयन या सिंपल आयन कहते हैं। आयनिक मंडल में जो आयन होता है उसे क्या कहा जाता है? सरल आयन या सिंपल आयन। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, K3FeCN6, इस संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक के समन्वयी मंडल का या उपसहसंयोजक मंडल का रासायनिक सूत्र लिखिए। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के 12th के केमिस्ट्री के एग्जाम में 2005 में पूछा जा चुका है। तो क्या लिखेंगे आप इसके? एक बार यहाँ पे ब्रैकेट मैंने बनाया, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसको आप हटा दें। तो ये है K3FeCN6।
तो देखिए इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, समन्वयी मंडल का फॉर्मूला क्या आप लिखेंगे? FeCN6। तो FeCN6 इसके उपसहसंयोजक मंडल या समन्वयी मंडल का सूत्र नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें आपको कोई उपसहसंयोजक यौगिक दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसके उपसहसंयोजक मंडल या समन्वयी मंडल का सूत्र बताइए, तो आपको क्या करना है? इसको आयनित करना है। तो इसको आयनित कीजिए। आयनित करते समय ब्रैकेट के बाहर जो आयन है पहले आप उसे आयनित करेंगे, जिसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। और उसमें जो आयन होता है अभी मैं बता चुका हूं, ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरल आयन। तो यहाँ पे कौन सा सरल आयन है? पोटेशियम। कितने पोटेशियम है? 3। तो आप यहाँ लिखेंगे 3। आपको पता ही होगा पोटेशियम पर आवेश होता है +1, चार्ज होता है +1, 3 के प्लस। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6। अब क्योंकि इस पे कितना टोटल चार्ज है? एक पोटेशियम पे +1 है, तो 3 पोटेशियम पर कितना होगा? +3। तो इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा -3। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स के समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसके समन्वयी मंडल का यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का केमिकल फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? FeCN6 -3। तो केवल आप FeCN6 ना लिखें, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो तो उसे आयनित कर लीजिए। पहले ब्रैकेट के बाहर जो सरल आयन है उसको आयनित करके लिख दीजिए, फिर इस पर जो कुल आवेश बने, टोटल चार्ज एक पे +1 तो 3 पर कितना हुआ? +3। तो इस पर चार्ज आ गया -3। तो ये इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए इसी कॉम्प्लेक्स में कि इस संकुल में, इस उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंड का नाम बताइए, तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ब्रैकेट के अंदर बंद एंटिटी होती है, उसमें सबसे पहले धातु का नाम होगा जिसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। ठीक है। और इसके बाद आगे जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो यहाँ पे जो लिगेंड है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स अगर अच्छी तरह से समझने हैं तो वीडियो लेक्चर सेकंड में आपको मैंने पूरी लिगेंड्स की लिस्ट प्रोवाइड की है, उसके PDF फाइल भी प्रोवाइड की है। वो लिगेंड्स के नाम और उनके केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र आप अच्छी तरह से अगर याद करेंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ध्यान से आपने सुना होगा, पहले लिगेंड्स याद कीजिए, जैसे साइनो लिगेंड क्या फॉर्मूला है? CN-, आइसोसाइनो का क्या है? NC-। तो ये आपको याद होगा तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये लिगेंड है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिगेंड का नाम बताइए, नेम ऑफ दिस लिगेंड, तो क्या होता है? CN लिगेंड। देखिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिगेंड का, अगर लिगेंड पर कोई चार्ज है तो फॉर्मूला जब आप लिगेंड का लिखेंगे तो उसमें चार्ज दिखाया नहीं जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि CN लिगेंड जो होती है वो CN- होती है। तो मैंने अभी आपको कहा है लिगेंड का नाम, तो नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होगा साइनो। नेम ऑफ द लिगेंड विल बी साइनो। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इस लिगेंड का सूत्र क्या होगा, लिगेंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ऑफ दिस लिगेंड विल बी, लिगेंड का रासायनिक सूत्र, तो इस लिगेंड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा CN-। और अगर आपसे पूछा जाए इस लिगेंड की संख्या कितनी होगी, तो लिगेंड की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है? 6 को हम हेक्सा भी बोलते हैं। तो 3 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, K3FeCN6 के उपसहसंयोजक मंडल का रासायनिक सूत्र, इसको आपने आयनित किया तो इसके उपसहसंयोजक मंडल का रासायनिक सूत्र क्या आया? FeCN6 -3। दैट मीन्स chemical formula of coordination sphere of this complex will be FeCN6 -3। लिगेंड कौन सी है? CN-, यानी लिगेंड का फॉर्मूला क्या है? CN-। इस लिगेंड का नाम क्या है? साइनो। लिगेंड का नाम क्या है? साइनो। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, तो वो संख्या है 6।
तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उपसय सूचक यौगिक जो होते हैं उसमें जो एंटिटी ब्रैकेट के अंदर होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस मंडल के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले जो सिंबल लिखा होता है उसे हम मेटल बोलते हैं, यानी धातु, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। और आगे जो एंटिटी होती है जो यहाँ पर NH3 है उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड। और इन कंपाउंड्स में मेटल लिगेंड के साथ उपसय सूचक बंध द्वारा बंधित रहती है। दैट मीन्स इन दीज कंपाउंड्स central metal is bonded with ligand, therefore these compounds are known as coordination compound। इसीलिए इन यौगिकों को उपसय सूचक यौगिक कहा जाता है। तो देखिए इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है NaAgCN का होल ट्वाइस के समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखिए। यानी इस कॉम्प्लेक्स के, इस संकुल के आपको समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल का रासायनिक सूत्र लिखना है। और क्या बताना है? इसमें लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है, लिगेंड का रासायनिक सूत्र यानी लिगेंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, और इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखिए NaAgCN2। तो आप जानते हैं जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भी अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है समन्वयी मंडल का तो आप पहले इसे आयनित कीजिए। तो ब्रैकेट के बाहर जो आयन है जिसको हम सरल आयन भी बोलते हैं, सोडियम, पहले आपको इसे लिखना है आयनित करके। सोडियम एक ही है और इस पर चार्ज होता है +1, Na+ लिखा आपने। इसके बाद इसको लीजिए AgCN का होल ट्वाइस, ये आपने लिखा। अब इस पे +1 का चार्ज है तो इस पर आप लगा दीजिए -1 का चार्ज। तो ये आपका आयनिक स्फीयर है जिसमें जो आयन है जिसको आप सरल आयन बोलते हैं, ये आयनिक मंडल का सूत्र हो गया, आयनिक स्फीयर। और ये उपसय सूचक मंडल या समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र हो गया, समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल। और इस आयन को हम बोलते हैं संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का उसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि इसके समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र। तो समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ CS का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये लिख लीजिए AgCN होल ट्वाइस और इस पर चार्ज -1। ये लिखना गलत होगा अगर आप इसको AgCN2 ही लिख दें, तो ऐसे नहीं करना है। पहले इसको आयोनाइज कीजिए और फिर आप देखिए इस पर जो चार्ज आ रहा है उसके सहित आप इसको लिख दीजिए। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? लिगेंड की संख्या। तो आपको पता है सबसे पहले मेटल को लिखा जाता है M4 मेटल, और इसके बाद जो नेक्स्ट एंटिटी या स्पीसीज होती है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे CN माइनस लिगेंड है, मैंने अभी आपको बताया था। इस पे चार्ज आपको याद रखना है, तो इस पे चार्ज -1 होता है। और लिगेंड की संख्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, साइनो लिगेंड की संख्या कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या इसमें कितनी हो गई, जिसको इंग्लिश में कहें तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये हो गई 2। तो लिगेंड की संख्या 2 है। अब आगे क्या पूछा है? लिगेंड का रासायनिक सूत्र। तो लिगेंड का रासायनिक सूत्र यहां क्या लिखना है आपको? लिगेंड का
रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लिगेंड। तो क्या आप लिगेंड का रासायनिक सूत्र Cn लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि इस लिगेंड पर चार्ज होता है -1, तो केमिकल फॉर्मूला जो होगा इस लिगेंड का वो होगा Cn-, Cn नहीं Cn-। और नाम क्या होगा इस लिगेंड का? देखिए यहाँ पे नाम भी हमने पूछा है, वे लिगेंड की संख्या, ये सॉरी मैंने यहाँ पे दोनों बार यहाँ पे भी लिगेंड की संख्या लिख दिया, यहाँ पे भी लिगेंड की संख्या, तो यहाँ पर आप इसको लिगेंड का नाम कर लीजिए, लिगेंड का नाम, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम। तो नाम क्या है इस लिगेंड का? इस लिगेंड को बोला जाता है साइनो। तो नेम ऑफ दिस लिगेंड विल बी CYANO, साइनो। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब इसी प्रकार मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूं, यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से हो, यहां पे कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6SO4। अब इसी कॉम्प्लेक्स के लिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपसे पूछा गया कि भी इस उपसय सूचक यौगिक के समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैसे आप लिखेंगे? पहले आप इस कॉम्प्लेक्स को लीजिए, क्या कॉम्प्लेक्स है? CO NH3 6SO4। तो पहले आप इसे आयनित करेंगे। आयनित कैसे करना है? जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है? सल्फेट। पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे SO4-2, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला स्फीयर जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, CO NH3 6। अब इस पर आवेश यानी चार्ज कितना आएगा? इस पर कितना चार्ज है? सल्फेट पर -2, तो इस पर हो जाएगा +2। तो ये आपका यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला हो गया CO NH3 6+2। अब इसमें आपसे पूछा है लिगेंड की संख्या, तो यहाँ पे NH3 ये जो है ये लिगेंड है। कितनी है लिगेंड की संख्या? 6। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ लिगेंड्स कर दीजिए 6। अब लिगेंड का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होती है, NH3 एक उदासीन लिगेंड होती है। तो इसलिए यहां पर इस लिगेंड का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा NH3। और इस लिगेंड का नाम, जैसा कि वीडियो लेक्चर सेकंड में मैं आपको बता चुका हूं कि NH3 लिगेंड का नाम क्या होता है? एमीन। एमीन, एमीन नहीं एमीन, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं लिखते हैं AMMINE और प्रोनाउंस करते हैं एमाइन। तो लिगेंड का नाम हो गया एमीन। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आप लिख सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स इस तरीके का हो जिसमें केवल समन्वयी मंडल ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये FeCO5। अब आपसे पूछा इसके समन्वयी मंडल का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखो और इसमें उपस्थित लिगेंड की संख्या, लिगेंड का रासायनिक सूत्र और लिगेंड का नाम लिखिए। तो ये जो संकुल हैं इनमें केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इनमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी आयनिक मंडल यहां पर नहीं है। ब्रैकेट के बाहर ना तो ब्रैकेट से पहले इस तरफ है ना इस तरफ है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं उदासीन संकुल। तो इनको उदासीन संकुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयनिक मंडल में कोई आयन नहीं होने के कारण ये जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, ये आयनों में नहीं टूटते हैं। These complexes are known as neutral complexes because they are not dissociated or ionized in aqueous solution। तो आयनों में नहीं टूटेंगे, आयनित ये नहीं होंगे। इसलिए अगर आपसे इसके समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आयनों में तो टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसके समन्वयी मंडल या उपसय सूचक मंडल का रासायनिक सूत्र होगा FeCO5। यानी इस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर का केमिकल फॉर्मूला यही हो जाएगा FeCO5। लिगेंड इसमें कितनी है? ये CO लिगेंड है यहाँ पे, जिसको हम कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं। संख्या इसकी 5 है, तो ये यहाँ पे आप 5 कर दीजिए।
लिगेंड है सीओ लिगेंड को मैं आपको वीडियो लेक्चर सेकंड में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देखिए उस वीडियो लेक्चर को, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। कार्बोनिल, सीओ लिगेंड का नाम क्या होता है? कार्बोनिल। तो इस लिगेंड का नाम आप लिख देंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। पीडीएफ फाइल जो आपको प्रोवाइड की गई है लिंक में, वो सब उसमें सभी में उसमें आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि जो उपसे सूचक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें जो समन्वयी मंडल या उपसे सूचक मंडल क्या होता है और आयनिक मंडल क्या होता है। तो अब इसके बाद मैं आपको अब बताता हूं कि किस प्रकार हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम को लिख सकते हैं, यानी किस प्रकार हम किसी उपसे सूचक यौगिक के आईयूपीएसी नाम को लिख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4SO4। तो देखिए, जब हमें किसी उपसे सूचक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना हो, तो इसमें आपको सामान्यतः दो मंडल दिखाई देंगे, दो स्फीयर दिखाई देंगे। एक ब्रैकेट के अंदर जो बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक मंडल या समन्वयी मंडल, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्फीयर में सबसे पहले केंद्रीय धातु लिखी होती है, सेंट्रल मेटल, जैसे यहाँ पे कॉपर है, और उसके बाद जो एंटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो ही एंटिटी होती है, मेटल और लिगेंड, और मेटल लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसे सूचक बंध द्वारा यहाँ पे जुड़ी होती है। ब्रैकेट के बाहर जो एंटिटी होती है, जिसमें जो आयन होता है, उस आयन को हम बोलते हैं सिंपल आयन यानी सरल आयन, और इस स्फीयर को, इस मंडल को बोला जाता है आयनिक स्फीयर यानी आयनिक मंडल। और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, तो दो स्फीयर है यहाँ पे, एक समन्वयी मंडल या उपसहसंयोजक मंडल, और दूसरा आयनिक मंडल। और आयनिक मंडल में क्या होता है? सरल आयन होता है। तो जब भी हमें किसी उपसहसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना हो, तो आयनिक मंडल का तो आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही सरल है, क्योंकि आयनिक मंडल में सरल आयन होता है। तो सरल आयन होता है, तो इसलिए इसका नाम भी लिखना बहुत ही सरल है। तो जैसे इस एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो आयनिक मंडल है, उसमें सरल आयन कौन सा है? सल्फेट। तो जब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे आयनिक मंडल का, तो आपको इसे सल्फेट ही लिखना है, तो आप इसका नाम सल्फेट लिख देंगे। अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स होता CuNH3 4Cl2। अब यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या है? Cl2 का मतलब दो क्लोराइड। ये अगर आयनित होगा तो किस प्रकार होगा? पहले आप इसे आयनित कीजिए, 2Cl 2Cl माइनस, अब इस पे CuNH3 4, और इस पे चार्ज -2, एक पे -1, तो दो पे कितना हो गया? -2, तो इस पे हो जाएगा +2। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है ब्रैकेट के बाहर। तो आप जब इस मंडल का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो आपको इस आयन का नाम लिखना पड़ेगा क्लोराइड। तो सरल आयन का नाम लिखना, जो कि आयनिक मंडल में बहुत ही सरल है, जो भी उस आयन का नाम है, आपको उस आयन का नाम लिख देना। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी सरल आयन का नाम लिखें, सिंपल आयन का नाम लिखें, तो उस आयन की संख्या को नाम में नहीं बताना है। यानी नंबर ऑफ सिंपल आयंस आर नॉट मेंशन्ड इन इट्स आईयूपीएसी नेम। जैसे यहां पर 2Cl है, तो आपने डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, आपको बस इसका नाम लिखना है क्लोराइड। तो सरल, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, सरल आयन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है।
जब भी आप किसी सिंपल आयन का नाम लिखेंगे तो आपको उसकी संख्या नहीं बतानी है। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई हो तो एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूं। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6। अब इसमें ये आपका सरल आयन है, ब्रैकेट के बाहर वाला, तो इसका में कितने पोटेशियम है? 3। लेकिन आप इसे केवल क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। अगर यहां पोटेशियम 4 होते तो भी आप इसका नाम पोटेशियम ही लिखते। यानी सरल आयन का नाम जब लिखेंगे तो उसकी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सरल आयन का नाम लिखा जाएगा। जो भी सरल आयन का नाम है वो नाम आप लिख देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करें वो है ये समन्वयी मंडल, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जो ब्रैकेट के, बड़े ब्रैकेट के या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होता है, अंदर बंद होता है। तो इसमें सबसे पहले मेटल का सिंबल लिखा होता है, उसके बाद लिगेंड का। तो जब हमें समन्वयी मंडल का नाम लिखना हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब आपको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है तो सबसे पहले, या मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, समन्वयी मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का IUPAC नाम लिखने के नियम। तो जब आपको किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का। ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? लिगेंड का नाम आएगा। हालांकि फॉर्मूले में पहले मेटल का नाम लिखा जाता है और बाद में लिगेंड, लेकिन जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। ओके, इसके बाद आप धातु यानी मेटल का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस, तो आप ये पैरेंथेसिस बनाएंगे और यहां पे इस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक रोमन नंबर में, रोमन संख्या में आप लिखेंगे। तो बात समझ में आई आपके? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, उसके बाद मेटल का नाम आएगा, बाद में आप ये छोटा ब्रैकेट बना के इस ब्रैकेट में इस धातु का ऑक्सीकरण अंक, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक, इस धातु का आप ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे और वो रोमन संख्या में यहां पे लिखा जाएगा। तो जैसे इस एग्जांपल को हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लिगेंड कौन सी है? NH3। अब आपको पता होना चाहिए कि इस NH3 लिगेंड का नाम क्या होता है, तो ये आपने याद किया होगा। तो इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एमीन, या इंग्लिश में कहें तो AMMINE, एमाइन। अब इस लिगेंड की संख्या कितनी है? तो आपको दिखाई दे रही है, संख्या है 4। और 4 को आपको पता होगा, हम 4 संख्या हो तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रा। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। 2 को क्या बोलते हैं? डाई, DI डाई। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। और 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो ये आप जानते ही होंगे। तो लिगेंड की संख्या यहां पे है 4। मेटल कौन सी है? कॉपर। तो देखिए मैं आपको इसका नाम अब लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले समन्वयी मंडल आ रहा है, तो समन्वयी मंडल में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम क्या है? एमीन। संख्या कितनी है इसकी? 4। तो कितनी एमीन हो गई? 4 एमीन का मतलब टेट्रा एमीन। तो आप इसे लिखेंगे टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन मतलब 4 एमीन। तो लिगेंड का एक ही लिगेंड है NH3, इसका नाम आ चुका है। अब इस धातु का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम। मेटल का नाम क्या है? कॉपर। तो आपने लिखा कॉपर। और उसके बाद ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, जिसको इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहा जाता है, आप इस
धातु का, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकाल के लिख देंगे। कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक लिख देंगे। ये आपके इस समन्वय मंडल का आईयूपीएसी नाम हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आईयूपीएसी नाम कंप्लीट हो गया। ये पूरा एक शब्द में लिखना है, खासतौर से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। ये पूरा का पूरा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय मंडल का नाम है, तो इसलिए आपको पूरा ये एक ही शब्द में लिखना है। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से लिखेंगे, टेट्रा एमाइन कॉपर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो ये ध्यान रखेंगे कि जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सभी के सभी लेटर्स यहां स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। फर्स्ट लेटर भी आपको कैपिटल नहीं रखना है, ऑल द लेटर्स विल बी इन स्मॉल लेटर। और उसके बाद आप इस ब्रैकेट के बाहर जो आयन है जिसको हम आयनिक मंडल कहते हैं, जिसमें सरल आयन होता है, तो अभी मैंने आपको बताया सरल आयन का जो भी नाम होता है वही लिखना है। तो आप इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो आपको थोड़ा सा स्पेस देके इसका नाम लिख देंगे सल्फेट। तो ये हो गया समन्वय मंडल का नाम, टेट्रा एमीन कॉपर ब्रैकेट में धातु का ऑक्सीकरण, और थोड़ा सा स्पेस देके ये आपके हो गया किसका नाम, आयनिक मंडल, आयनिक स्फीयर का नाम, जिसमें सरल आयन होता है। तो सरल आयन का नाम लिखना बहुत सरल ही है। ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आईयूपीएसी नाम हो गया समन्वय मंडल। समन्वय मंडल का जब भी नाम लिखें तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। ठीक है। अब इस धातु का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकलेगा, वो ऑक्सीकरण अंक मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक यदि हमें निकालना है तो वो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया था पहले, तो इसका मैंने आपको नाम बताया था पहले। ये जो समन्वय मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें हम पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड यहां पर NH3 है, जिसको एमीन कहा जाता है। संख्या इसकी 4 है, तो आपने लिखा टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमीन। हिंदी में लिख रहे होंगे तो इस प्रकार से टेट्रा एमीन। सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, उसके बाद मेटल का नाम। मेटल क्या है, कॉपर। ये मेटल का नाम आ गया कॉपर, ये आप हिंदी में यहां लिख देंगे। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कंप्लीट हो गया। लिगेंड का नाम आ गया, 4 एमीन है, टेट्रा एमीन। मेटल का नाम आ गया कॉपर। इसके बाद आपको ये छोटा ब्रैकेट बनाना है और इस ब्रैकेट में इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ब्रैकेट के बाहर आयनिक स्फीयर, इसमें क्या है, सल्फेट। तो आपने बस इसका नाम थोड़ा सा स्पेस देके लिख दिया सल्फेट। हिंदी में लिखा तो इस प्रकार से सल्फेट। अब देखिए ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का हम कैसे निकालते हैं। तो 11th क्लास में जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं, वहां पे एक रूल पढ़ा था कि यदि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, आपको पता है कोई भी यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, या टोटल चार्ज, कुल आवेश उस पर 0 होता है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो किसी भी यौगिक के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का कुल योग 0 के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड के सभी एटम्स के जो सभी एटम्स हैं उस पर, तो उसका टोटल जो चार्ज है उसका सम क्या होगा, 0। अब जैसे ये कंपाउंड है, कोई आयन नहीं है, तो इसमें कॉपर, NH3, सल्फेट, इन सभी पर जो आवेश है उसका जो सम है, योग है, वो 0 के बराबर करना। तो हमें किसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है, कॉपर का। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे x मान लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड है इस पर क्या चार्ज है, क्या आवेश। तो NH3 लिगेंड जो होती है वो उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो 4 लिगेंड पर भी कितना आवेश होगा, 0। 1 पर 0 है तो 4 पर भी आवेश कितना होगा, 0। इसके बाद इस सल्फेट पर आपको पता होगा चार्ज क्या होता है, -2, क्योंकि सल्फेट होता है SO4 -2।
अब क्योंकि ये कंपाउंड है इसलिए सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है, टोटल है, वो आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो x इसका ऑक्सीकरण अंक माना, NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, 0 प्लस सल्फेट -2 इज इक्वल टू 0। यानी सबके ऑक्सीडेशन नंबर का, सबके ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर करेंगे अगर ये कोई यौगिक है, क्योंकि यौगिक पर कुल आवेश 0 होता है, कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या होता है, 0। अब -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +2। यानी इस कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2, जिसको आपको रोमन नंबर पे लिखना है। रोमन संख्या में 2 कैसे लिखते हैं वो आप इस तरीके से लिख देंगे, तो ये +2 इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर कोई आयन हो, जिसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहा जाए FeCN6-4, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आपको पता है आयन के सभी जो परमाणु होते हैं, आयन के सभी परमाणु के ऑक्सीकरण अंक का योग किसके बराबर होता है, आयन पर उपस्थित आवेश के। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसे x मानिए। अब आपको पता है यहाँ पे जो लिगेंड है Cn, वो Cn- होती है, आपको याद होना चाहिए। तो एक Cn पर कितना आवेश है, -1, तो 6 पर कितना हो गया, -6। और सबका टोटल किसके बराबर करना है, आयन पर उपस्थित आवेश के, कितना है, -4। तो x बराबर -6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6 - 4, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा +2। तो यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो यौगिक है तो सबके ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर कीजिए, आयन है तो आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कीजिए। अब जैसे आपसे FeCO5 है, उदासीन संकुल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, x माना, लिगेंड कौन सी है, CO। CO क्या होती है, कार्बोनिल। अब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, x + 0। अब क्योंकि ये यौगिक है, आयन नहीं है, इसलिए सबके ऑक्सीकरण अंक का योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x + 0 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0। यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। इसी प्रकार अगर आपसे इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जाए निकेल का ऑक्सीकरण अंक, तो निकेल का x मानिए, CO उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, x + 0 बराबर 0, तो x बराबर 0। अब आपसे अगर इस कॉम्प्लेक्स पे पूछा जाए NiCN4-2, अब क्योंकि ये एक आयन है, आयन कैसे पता लगेगा, इस पे चार्ज लगा हुआ है, -2। निकेल का निकालना है, तो निकेल का x माना, साइनो लिगेंड पर कितना आवेश होता है, -1, तो 1 पर -1 है, तो 4 पे कितना हो गया, -4, और सबका टोटल किसके बराबर, आयन पे जो चार्ज है कितना है, -2। तो x बराबर -4 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 4 - 2, तो ये रिजल्ट हो जाएगा +2। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक +2 आ। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई आयन होगा तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर कर देंगे। और अगर यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो सबके ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर करेंगे जब हमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स CO NH3 5SO4 Cl। तो इस कॉम्प्लेक्स का, इस संकुल का IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है, समन्वय मंडल आ रहा है, आप इसका नाम लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था समन्वय मंडल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। अब इस कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार की लिगेंड हैं। NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। SO4 लिगेंड को क्या बोला जाता है, सल्फेटो। क्या बोलते हैं इस लिगेंड को, सल्फेटो। अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो सरल आयन होगा, तब तो आप सल्फेट ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के जैसे ही ये अंदर आएगा तो ये लिगेंड बन जाएगी। और आपको पता ही है कि
SO4-2 लिगेंड को हम क्या लिखते हैं? सल्फेटो, और इसको लिखते हैं एमीन। अब किसको पहले लिखें? दो लिगेंड्स आ रही हैं, तो लिगेंड का जब आप नाम लिखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस लिगेंड का नाम ए से शुरू हो रहा है, सल्फेटो का एस से शुरू हो रहा है। तो जो लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए आपको उसका नाम पहले लिखना है। तो ए पहले आता है एस से, तो आप इस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है? 5। तो आप लिखेंगे पेंटामीन। तो पहले इसको लिखेंगे पेंटा, पेंटा का मतलब 5, फिर लिगेंड का नाम एमाइन या एमीन, उसके बाद इस लिगेंड का नाम सल्फेटो, सल्फेटो, फिर इस मेटल का नाम, सीओ मेटल को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद इस सरल आयन का नाम, थोड़ा सा सिंपल आयन का नाम स्पेस देते हुए सल्फेट, सॉरी क्लोराइड, ये सल्फेट नहीं है क्लोराइड है, तो ये आप लिख देंगे क्लोराइड। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो 5 अमीन है, इसलिए पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद इसका नाम सल्फेटो, ये सल्फेटो हो गया। उसके बाद ये कोबाल्ट, मेटल का नाम कोबाल्ट, ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीकरण अंक आएगा, और फिर इस सरल आयन का नाम थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप लिख देंगे क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे कोबाल्ट का, तो देखिए कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण अंक x मान लीजिए। चलिए मैं यहां पे आपको अलग से लिख के इसको बता देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 NH3 SO4Cl। तो जिसका हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसको x माना। NH3 लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0, सल्फेट -2, क्लोराइड -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सब यौगिक है तो सबके ऑक्सीकरण अंक का योग आपको 0 करना है। अब x बराबर -2 और -1 कितना हो गया? -3। इसको इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे आप इस मेटल का ऑक्सीकरण अंक रोमन लैंग्वेज में +3 इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसका आईपीसी नेम क्या हुआ? पेंटाएमीन, 5 अमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे, जब लिगेंड का नाम लिखा जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिगेंड का नाम लिखना है, यानी उस लिगेंड का नाम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है Cu यानी कोबाल्ट, NH3 SO4 और ये Cl। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर बंद है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। ये जो लिगेंड है NH3, इसे हम क्या बोलते हैं? एमीन, या इंग्लिश में बोले तो एमाइन, हिंदी में इसे बोला जाता है एमीन। दूसरी जो लिगेंड है SO4-2, तो इस पे चार्ज जो होता है -2 होता है, और आपको पता है इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? सल्फेटो। क्या बोलते हैं इसको? सल्फेटो। हिंदी में इसे मैं यूं लिख देता हूं सल्फेटो। और आपको पता ही है ये लिगेंड SO4-2 होती है। तो इस समन्वयी मंडल का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आप सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन लिगेंड की जो स्पेलिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है, सल्फेटो की एस से स्टार्ट हो रही है। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रही है। तो किसका नाम पहले आ रहा है? NH3 का, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है, और इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। इस लिगेंड की संख्या 5 है, तो 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटा,
लिगेंड का नाम एमीन, तो आपने लिखा पेंटा एमीन, यानी 5 एमीन। इसके बाद ये क्योंकि लिगेंड के रूप में है, आपको पता है SO4 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर मेटल के बाद जो भी स्पीसीज होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये लिगेंड के रूप में आती है तो हम इसको सल्फेटो लिखेंगे। और अगर यही SO4 ब्रैकेट के बाहर होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहला एग्जाम्पल जो बताया था CO NH3 5Cl SO4, तो यहां पे ये जो सल्फेट है ये सिंपल आयन के रूप में है, सरल आयन के रूप में है। तो इस सरल आयन का नाम अगर हम लिखते यहाँ पे तो हम इसे सल्फेट लिखते, लेकिन अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गई है तो ये हो गई है अब यहाँ पे लिगेंड, तो लिगेंड के रूप में इसे क्या लिखा जाएगा, सल्फेटो। तो ये लिगेंड हो चुकी है यहाँ पे, तो पेंटाएमीन 5 एमीन, उसके बाद इस लिगेंड का नाम SO4 को आप क्या बोलते हैं, सल्फेटो, तो आपने लिखा यहां पे सल्फेटो। उसके बाद मेटल का नाम कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट, ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो गया। बस यहाँ पे हमारे को इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसको X मान लीजिए। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन है, इसका आवेश 0 और सल्फेट पर आवेश कितना होता है, -2, क्योंकि SO4 -2 सल्फेट कहते हैं। क्लोराइड का चार्ज आपको पता है -1, तो सबका योग किसके बराबर किया आपने, 0। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और -3 को आप इस साइड लेके आएंगे x की वैल्यू को निकालने के लिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे +3 आ जाएगी, यानी कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो ये आपने लिख दिया। और फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो गया, क्या हो गया, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, इसका नाम सल्फेटो, ये लिगेंड्स के नाम हो गए। उसके बाद मेटल का नाम आया कोबाल्ट, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए इस सरल आयन का नाम आपने लिखा क्लोराइड। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम हो गया। जबकि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम लिखते तो पेंटाएमीन NH3 5 एमीन, पेंटाएमीन, क्लोराइडो या क्लोरो, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है इसको, पेंटाएमीन, क्लोरो या क्लोराइडो। उसके बाद इस लिगेंड का नाम, जैसा कि आपको पता ही है, यहां पे इस लिगेंड का नाम हो गया पेंटाएमीन, इसका हो गया क्लोराइडो, फिर ये मेटल का नाम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप यहां पे भी निकालेंगे तो +3 आएगा। और फिर इस सरल आयन का, क्योंकि यहाँ पे इस सरल आयन के रूप में है तो आपने इसको लिख दिया सल्फेट। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे सल्फेट जो है वो लिगेंड के रूप में है तो इसे सल्फेटो लिखा जाएगा, यहाँ पे सरल आयन के रूप में तो यहाँ पे आपने सल्फेट लिख दिया। पेंटाएमीन, क्लोरो या क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड सल्फेट, और इसका नाम पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद Pt यानी प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, ये उदासीन संकुल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाहर कोई भी आयन नहीं है, आयनिक मंडल नहीं है, आयनिक स्फीयर नहीं है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उन्हें हम उदासीन संकुल कहते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में कोई आयन नहीं देते। तो केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। तो इस लिगेंड का नाम क्या है, एमीन। इस लिगेंड का नाम क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगी क्योंकि ए सी से पहले आएगा, तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे। कितनी एमीन है? 2, इसलिए आपने इसका नाम लिखा डाई एमीन, क्योंकि 2 को क्या बोलते हैं? डाई, इसलिए डाई एमीन। फिर डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो, तो ये लिगेंड का नाम हो गया। इसके बाद मेटल का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, और उसके बाद हम इस मेटल का ऑक्सीकरण अंक ब्रैकेट में लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मेटल का। किसका निकालना है? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हमने x मान लिया। इसके बाद ये न्यूट्रल है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका चार्ज 0 हो गया। 1 क्लोरो पे -1, तो 2 क्लोरो पे -2, और क्योंकि ये यौगिक है, कंपाउंड है, इसलिए सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल है, सम है, यानी सबके ऑक्सीकरण अंक का योग 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर -2 को आप इस साइड लाएंगे तो +2 आ जाएगी, यानी इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, जिसे आप रोमन नंबर में इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या हुआ इस कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम? डाई एमीन, डाई क्लोरो, डाई एमीन, डाई क्लोरो या क्लोराइडो, फिर उसके बाद प्लेटिनम सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद FeCO5, इसमें भी केवल ब्रैकेट वाली एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी उदासीन संकुल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे संकुल जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, किसी प्रकार का आयन नहीं देते हैं, उन्हें उदासीन संकुल कहा जाता है। Those complexes which are not ionized in aqueous solution are known as neutral complex। अब इसमें भी ब्रैकेट वाली एंटिटी है, तो इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखना है। CO लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। CO लिगेंड को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल। अब कितने कार्बोनिल हैं? संख्या देखिए 5। 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटा। क्या बोलते हैं? पेंटा। तो आपने लिखा इसका नाम पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ये लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद इस मेटल को क्या बोलते हैं? आयरन। तो आपने Fe को लिख दिया आयरन, और ब्रैकेट में इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को x माना। कार्बोनिल लिगेंड आपको पता है न्यूट्रल होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए x + 0, और सबका टोटल किसके बराबर? क्योंकि कंपाउंड है, 0 के बराबर, तो x = 0 आ गया, यानी इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0। तो आप ब्रैकेट में 0 लिख दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पर राजस्थान बोर्ड का जो केमिस्ट्री का 12th क्लास का एग्जाम हुआ था इन 2020, उसमें इस कंपाउंड में FeCO5 यानी पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अंक पूछा गया था। यानी कि प्रश्न में पूछा गया था, क्वेश्चन में FeCO5 में Fe यानी आयरन के ऑक्सीकरण अंक का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या होना था? 0, यानी कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है Ni यानी निकेल CO4। तो इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा? तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम होगा, सबसे पहले लिगेंड कार्बोनिल, संख्या कितनी? 4, तो आपने लिखा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद मेटल का नाम Ni को क्या बोलते हैं? निकेल, तो आपने लिखा निकेल, और ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो आप कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा। देखिए कैसे?
निकल का ऑक्सीडेशन नंबर x माना, कार्बोनिल लिगेंड इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। टेट्रा कार्बोनिल निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखिए इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है FeH2O5 NO2SO4। इस कॉम्प्लेक्स का हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। तो H2O लिगेंड को देखिए क्या बोलते हैं, लिगेंड्स के नाम और उनके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होंगे, तभी ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले भी मैं आपको कह चुका हूं। तो H2O लिगेंड को बोला जाता है एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, एक्वा। और NO2 लिगेंड को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा का ए नाइट्रो के एन से पहले आएगा, तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे। कितने एक्वा हैं? 5। तो आप लिखेंगे पेंटा एक्वा। 5 एक्वा यानी पेंटा एक्वा। उसके बाद इस लिगेंड का नाम नाइट्रो, पेंटा एक्वा नाइट्रो। उसके बाद इस मेटल का नाम आयरन, पेंटा एक्वा नाइट्रो आयरन। ब्रैकेट में इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ये पूरा नाम एक ही लाइन में आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे सभी स्मॉल लेटर में, पेंटा एक्वा नाइट्रो आयरन, सभी लेटर स्मॉल होंगे। एक ही वर्ड होना चाहिए, वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है। ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए सिंपल आयन यानी सरल आयन का नाम। क्या है सरल आयन का नाम? सल्फेट। तो आपने यहां लिख दिया सल्फेट। सल्फेट, पेंटा एक्वा नाइट्रो आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट। अब इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? देखिए जिसका ऑक्सीकरणांक ज्ञात करना है उसे x मानिए। H2O क्योंकि वाटर है, उदासीन लिगेंड है, तो इसलिए उदासीन लिगेंड पर आवेश 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड पर चार्ज 0 होगा। नाइट्रो लिगेंड पर होता है NO2 माइनस, तो -1। सल्फेट पर -2, सबका टोटल 0 के बराबर कीजिए। तो -1 और -2 कितना हुआ? -3। तो x इज इक्वल टू -3 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा +3। तो ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आयरन का +3। इसको आप रोमन नंबर में इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पेंटा एक्वा 5 एक्वा, उसके बाद नाइट्रो, मेटल का नाम आयरन, थर्ड सल्फेट। जब हम समन्वयी मंडल का आईयूपीएसी नाम लिखें तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नाम, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपल आयन का नाम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है FeH2O5 ONOCl2। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल का नाम आएगा। यहाँ दो तरह की लिगेंड है। H2O को क्या बोला जाता है? एक्वा। और ONO लिगेंड जो ONO माइनस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। NO2 माइनस को बोला जाता है, NO2 जिसपे माइनस का चार्ज होता है, इसको तो क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो। और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। हिंदी में अगर इसको लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा नाइट्राइटो। और ये एक्वा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा ए से स्टार्ट हो रही है, नाइट्राइटो एन से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। कितने एक्वा है? 5, इसलिए आपने लिखा पेंटा
एक्वा। इसके बाद इस लिगेंड का नाम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। उसके बाद मेटल का नाम आयरन। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो +3 आएगा। और उसके बाद इस सिंपल आयन का नाम Cl, आपको पता है क्लोराइड होता है, मैं आपको बता चुका हूं। जब हमें सरल आयन का नाम लिखना हो, यानी जो आयन ब्रैकेट के बाहर है, तो उसकी संख्या का नाम उल्लेख कभी भी आईयूपीएसी नाम में नहीं करते हैं, चाहे वो संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको केवल इसका नाम लिखना है। तो डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, आप केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड, इसका केवल नाम लिखा जाएगा, इसकी संख्या यहां पे नहीं बताई जाएगी। तो ये आपने लिखा क्लोराइड, तो ये नाम कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में आप इसको यूं लिखेंगे, पेंटा एक्वा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का +3 एंड देयर आफ्टर क्लोराइड। तो ये नाम आपको समझ में आ गया होगा, पेंटा एक्वा नाइट्राइटो आयरन थर्ड, और इसका नाम क्लोराइड। अब देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो इसमें 5 एमीन है, इसलिए एमीन, 2 तरह की लिगेंड है, एमीन, और इस लिगेंड को बोलते हैं एससीएन, जिसपे चार्ज होता है माइनस का, एससीएन माइनस। इस लिगेंड को बोला जाता है थायोसाइनेटो। क्या बोला जाता है, थायोसाइनेटो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन का ए थायो के टी से पहले आएगा, तो आप पहले इसको लिखिए। 5 एमीन को क्या बोलेंगे, पेंटा एमीन। उसके बाद थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। उसके बाद मेटल का नाम क्रोमियम, क्रोमियम। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद इस सिंपल आयन का नाम जो कि क्या है, सल्फेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको निकाल के बताता हूं, क्रोमियम। तो इसे आप X मानिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर को। NH3 न्यूट्रल उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका चार्ज 0 हो गया। HCN का हो गया -1। सल्फेट पर चार्ज क्या होता है, -2 इज इक्वल टू 0। ये -1 और -2 -3 हुआ, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो X इज इक्वल टू हो गया +3। यानी यहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। इसका नाम हुआ पेंटा एमीन, 5 एमीन। उसके बाद थायोसाइनेटो, उसके बाद मेटल का नाम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फेट। यहां ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है, पेंटा एमीन थायोसाइनेटो क्रोमियम। तो इसे एक ही वर्ड में लिखना है आपको, और ये थोड़ा सा स्पेस देते हुए ये सल्फेट। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं वो ये है। अब देखिए इसका नाम, पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। इसमें 2 लिगेंड आ रही है, H2O को क्या बोला जाता है, एमीन, और NCS को क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। SCN जो अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताई थी, इस लिगेंड का नाम तो होता है थायोसाइनेटो, साइनेटो। और जबकि इसका उल्टा कर दीजिए NCS माइनस, तो उस लिगेंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, इसकी आई से कितने एक्वा है, 5, तो आपने लिखा पेंटा एक्वा। उसके बाद इस लिगेंड का नाम आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो।
उसके बाद मेटल का नाम आयरन, ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर इस सिंपल आयन का नाम ब्रोमाइड। केवल नाम लिखना है, सरल आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं आयरन का, तो X माना, H2O पर कोई चार्ज नहीं, 0। NCS पे क्या चार्ज होता है, -1, और 2 ब्रोमाइड आयन है तो एक ब्रोमाइड पे -1 होता है, तो 2 ब्रोमाइड पर -2, एक ब्रोमाइड पे -1, तो 2 ब्रोमाइड पे कितना हो जाएगा, -2, सबका टोटल 0, -2 -1 -3 हो गया, तो X इज इक्वल टू -3 को उधर लाएंगे +3 हो जाएगा। तो यहां पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे +3। तो पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो, फिर मेटल का नाम आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर +3, थोड़ा सा स्पेस देते हुए ब्रोमाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम देखिए, NH3 को क्या बोला जाता है, एमीन, और Cl माइनस लिगेंड को क्लोरो या क्लोराइडो। तो पहले आप एमीन को ही लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, इसकी सी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगी। संख्या कितनी है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, तो 4 को आप क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद इस लिगेंड का नाम या तो डाइक्लोरो लिख सकते हैं या डाइक्लोराइडो। उसके बाद मेटल का नेम प्लेटिनम, प्लेटिनम, ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद इस सरल आयन का नाम, सिंपल आयन का नाम, जो कि क्या है, ब्रोमाइड, तो आप यहां लिख देंगे ब्रोमाइड। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर X मानिए, NH3 न्यूट्रल है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0, और 2 क्लोरो पे हो जाएगा -2, और सॉरी इसके बाद देखिए ये प्लेटिनम X, NH3 का चार्ज 0, 1 क्लोरो पे -1, तो 2 क्लोरो पे -2, इसी प्रकार ब्रोमाइड पे -1, तो कितने ब्रोमाइड हैं, 2, तो 2 ब्रोमाइड पे -2, सबका टोटल 0, -2 हो गया -4, तो X की वैल्यू -4 को इस साइड लेके आएंगे, हो जाएगा +4। तो यहां पे आप रोमन नंबर में ये +4 लिख दें। अगर इंग्लिश में इसका नाम लिखें तो आप यूं लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का +4। ये पूरा एक ही वर्ड है क्योंकि ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम है। उसके बाद यहां पे सिंपल आयन का नेम ब्रोमाइड, सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब इसमें सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही लिगेंड है NH3। NH3 को आप क्या बोलते हैं, एमीन। इसकी संख्या कितनी है, 2, तो आप लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद मेटल का नेम सिल्वर, और फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +1 आएगा, और फिर इस सिंपल आयन का नेम क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, और थोड़ा सा स्पेस देते हुए ये क्लोराइड। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हो गया आईपीसी नेम, और ये हमारे आयनिक स्फीयर का जिसमें सिंपल आयन होता है। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अधिकांश यौगिकों में +1 ही होता है, क्योंकि आपने सिल्वर के मोस्टली जो भी स्टेबल कंपाउंड पढ़े होंगे उसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। यहां मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो X यहां पे माना सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हमें कैलकुलेट करना है। NH3 इस पर चार्ज 0,
क्लोराइड पर -1 तो -1 इज इक्वल टू 0, -1 को इस साइड लाइए तो x इज इक्वल टू +1। तो ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको दो तरह के कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम बताए। एक तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। उदासीन संकुल, ऐसे संकुल जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, यानी कि इनमें केवल समन्वयी मंडल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे FeCO5, एग्जाम्पल के तौर पे NiCO4, टेट्राकार्बोनिल निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0, या CrCO6, 3 कॉम्प्लेक्स। तो ये किस तरह के संकुल हैं? उदासीन संकुल हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक तो मैंने आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम बताया, और दूसरा हमने बात की ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जो जलीय विलयन में आयनित जब होते हैं तो संकुल धनायन देते हैं। जैसे आप इसको आयनित करें जलीय विलयन में, कैसे आयनित होगा मैंने आपको तरीका बताया आयनित करने का। तो ब्रैकेट के बाहर जो आयन है, जिसे हम सिंपल आयन कहते हैं, पहले आप उसे आयनित करें। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये है 2 ब्रोमाइड आयन है, तो आप यहां लिखेंगे 2Br-। अब ये जो ब्रैकेट वाला आयन है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, समन्वयी मंडल या उपसंयोजक मंडल, इसको लिखिए Pt प्लैटिनम NH3 4Cl2। अब इस पे चार्ज, एक पे ब्रोमाइड पे -1 है, तो 2 ब्रोमाइड पे यहाँ पे चार्ज कितना होगा? -2। तो इसलिए इस पर चार्ज, इस पे -2 तो इस पे +2। तो क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो संकुल है, ये आयनित होकर जो आयन दे रहा है, सरल आयन दे रहा है जो कि ऋणायन है, एनायन है, और जो ब्रैकेट वाला आयन दे रहा है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन। तो ये जो संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये क्या है? केटायन है, यानी धनायन है। तो ऐसे संकुल, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर संकुल आयन जो देते हैं वो धनायन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल, इंग्लिश में इनको कहा जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी दोज कॉम्प्लेक्सेस विच गिव कॉम्प्लेक्स आयन एज ए कैटायन आर नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस के मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में आईयूपीएसी नेम कैसे लिखने हैं वो समझा दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो ऋणायनिक संकुल होते हैं, यानी कि जो जलीय विलयन में आयनित होकर ऋणायन संकुल आयन जो देते हैं वो ऋणायन होता है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर जो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं वो एनायन होता है। तो उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और फिर इसमें बस एक टॉपिक और बचेगा कि जिनमें लिगेंड्स के नाम में कुछ लिगेंड्स होती हैं, जैसे एथिलीन डाइमीन जिसके नाम में डाई आ रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल उनके नाम में डाई आ रहा है। तो इन लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर जो रूल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट सेकंड होगा, उसमें ये सभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।